को है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और सुबह 7 बजे से ही हमारी ये विशेष कवरेज जारी है। 2 राज्यों की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से हो रहा है, जो शाम 5 बजे तक होगा। बढ़ चढ़कर लोग इस मतदान में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, असम के तेजपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तेजपुर में कांग्रेस के भूपेंद्र बोरा, असम गण परिषद के जोसेफ टप्पो, बीजेपी के रामप्रसाद शर्मा, टीएमसी के गोपीचंद साहबादी मैदान में है। असली मुकाबला भूपेंद्र बोरा और जोसेफ टप्पो के बीच में है। आपको बताते हैं कि 2009 में तेजपुर में असम गण परिषद ने इस सीट को जीता था। बहरहाल सुरक्षा के बेपुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अगरतला की। कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान लगातार जारी है। हमारे साथ खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से उनका परिचय मैं आपको करा देती हूं। हमारे साथ दीपक दीवान जी जुड़े हुए हैं, मानस बनर्जी जी, अनुज गुप्ता जी, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा हमारे साथ रवि शर्मा हमारे सहयोगी और हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया भी लगातार बने हुए हैं। इन सबसे चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं मतदान में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आए हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा। हम लोग भारतीय नागरिक हैं, अपना वोटाधिकार साब्यस्त करना तो बहुत जरूरी होता है, इसलिए वोट दिया है। देश में बहुत सारा प्रॉब्लम है, हमारी देश तो बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत समस्या से जर्जरित देश है। इसीलिए ये समस्या समाधान हो, उचित नेता, अच्छा नेता, कर्तव्यनिष्ठ नेता हमारा आगे बढ़े और सरकार गठन करे, हम लोग की देश की संभाले देश को, इसीलिए हम वोट देने आए हैं। काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। चर्चा को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दीपक जी आपसे ही हम ले लेते हैं, नए सिरे से इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा संभाले देश को, इसीलिए हम वोट देने आए हैं। काफी ज्यादा उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। चर्चा को हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दीपक जी आपसे ही हम ले लेते हैं, नए सिरे से इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लोग काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि 3 दशक में पहली बार ऐसा हुआ है कि उल्फा की ओर से बहिष्कार की बात मतदान को लेकर नहीं की गई है और इस वजह से और ज्यादा माना यह जा रहा है कि 2009 के मुकाबले जो वोटिंग का प्रतिशत होगा वो बड़ा हो सकता है। बिल्कुल बड़ा हो सकता है, क्योंकि उल्फा ने कहा है कि इस बार वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे। उल्फा से जुड़े हुए कई सारे ऐसे लोग हैं जो अब बुलेट छोड़कर बैलेट का दामन थाम चुके हैं और साथ ही साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे हालात में और खासकर इलेक्शन कमीशन के प्रचार के द्वारा, मीडिया के द्वारा, क्योंकि आपको देखना होगा असम और नॉर्थ ईस्ट में मीडिया के भी जबरदस्त चैनल हैं जो लोकल लैंग्वेज में लगातार इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि आपको मतदान करने जाना चाहिए। नेशनल मीडिया के द्वारा, लोकल मीडिया के द्वारा, फिल्म स्टार के द्वारा, राज्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा इतना प्रचार किया जा रहा है कि लोग अधिक से अधिक संख्या में पोलिंग बूथ तक उतरेंगे, पोलिंग बूथ तक जाएंगे। ये मेरा पूरा का पूरा अनुमान है। और रही बात असम और त्रिपुरा की आज की 6 सीटों की, तो ये 6 सीटें ऐसी हैं जो जहां पर जिसमें ज्यादातर पर कांग्रेस का प्रभाव है। त्रिपुरा की सीट पर अगर देखा जाए तो लेफ्ट का प्रभाव है। ऐसे में बीजेपी के लिए दिलचस्प होगा ये देखना कि वो कहां कहां छेद लगा पाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बड़ी मशक्कत के साथ कई सारी रैलीज की हैं और कई लोकल मुद्दों को उठाया है इस पूरे के पूरे प्रचार के दौरान। और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ पर लोकल मुद्दे काफी हद तक हावी हैं, तो देखना ये दिलचस्प होगा कि इन लोकल मुद्दों को, जिसको राष्ट्रीय लेवल के नेता आकर उठा के गए हैं, वो स्थानीय लोग उस पर कितना भरोसा करते हैं और किस हिसाब से वोटिंग करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण असम इसलिए है क्योंकि असम प्रधानमंत्री का भी गृह राज्य है। वहीं से वो राज्यसभा के सांसद हैं तरुण गोगोई, जो कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है। उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर भले से 6 सीटें हों, लेकिन ये 6 सीटें भी बेहद दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि एक एक सीट आने वाली लोकसभा के अंदर काउंट करने वाली है, महत्वपूर्ण रहने वाली। बिल्कुल महत्वपूर्ण। मैं आती हूं आपके पास। 2009 में 4 कांग्रेस के पास, इन 6 में से 1 लेफ्ट के पास और 1 असम गण परिषद के पास थी। लेकिन रवि, आपसे हम जानना चाहेंगे, असम की अगर एक एक सीटों को हम समझने की कोशिश करें, शुरुआत तेजपुर से हम कर लेते हैं, वहां पर इस बार किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि तेजपुर वो सीट है जहां पर वाकई में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि मैं तो मानता हूं कि वहां पर 3 नहीं 5 दावेदार हैं अलग अलग तरह से, और ये मिलकर इस पूरे मामले को, इस पूरी सीट को बहुत दिलचस्प बना देते हैं। मैं पहले बताना चाहूंगा कि असम की सीट से हीरा समानी, जो कि पूर्व उल्फा कमांडर है, वो मैदान में है।
कोकराझार की हिंसा और उन सबको देखते हुए 2012 की बोडो और नॉन बोडो का जो इशू है वो इस चुनाव पर काफी हद तक इस इलाके में हावी है। और ये पूर्व उल्फा कमांडर रहे हैं और इनको नॉन बोडोज जो हैं लोकल, उनका बहुत तगड़ा समर्थन हासिल है और एक प्रबल दावेदार यहाँ पर, हालांकि निर्दलीय चुनाव में उतरे हैं। इसके अलावा यहीं से एक और इनके मुकाबले में उतरे हैं जी जी बिल्कुल, मणिकुमार सुब्बा, जिनको कि लॉटरी किंग कहा जाता है वहां का, और उनके ऊपर भी कई उस तरह के मामले हैं, आपराधिक मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। इसके अलावा बोडो पीपुल्स फ्रंट की तरफ से संसुमा खुंखुर बिस्मूर्ति भी उतरे हैं। ये भी एक पूर्व उग्रवादी रहे हैं और इनके साथ भी माना जाता है कि जो नॉन बोडोज हैं उनका इनको पास अच्छा समर्थन है। बोडोलैंड के लिए काफी समय से लड़ रहे हैं, हथियार छोड़ चुके हैं फिलहाल, और इनको भी काफी प्रमुख मजबूत दावेदार माना जा रहा है। मणिकुमार सुब्बा, जैसा कि साहब बता रहे थे अभी, ये भी सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, लॉटरी किंग कहे जाते हैं वहां पर। इनके ऊपर कई हत्या और बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं और ये भी एक प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस छोड़ चुके हैं और इनका भी अपना जो ग्राउंड वर्क है वहां पर काफी मजबूत है। इसके अलावा बीजेपी ने रामप्रसाद शर्मा को उतारा है, कांग्रेस ने जो भूपेन बोरा है मजबूत, अपने आप में मजबूत है, वहां पर एमएलए है मौजूदा, और एजीपी के जोसेफ टोपो। पांचों ऐसे कैंडिडेट हैं यहां पर जो कम नहीं कहे जा सकते हैं। हालांकि झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और असम गण परिषद ने ही 2009 में इस सीट को हासिल किया था, लेकिन इस बार दिलचस्प मुकाबला। अवधेश जी, स्थानीय मुद्दे भी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ इस बार हावी हैं। आपको क्या लगता है वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वहां के वोटरों को, और उसी को ध्यान में रखते हुए आज वोटिंग करने के लिए वहां की जनता पहुंची है? देखो, सबसे पहले यह समझना है कि भारत में दो ही क्षेत्र हैं जहां स्थानीय अस्मिता को लेकर के सबसे ज्यादा आंदोलन हुए हैं, या तो वो जम्मू कश्मीर है या पूर्वोत्तर का क्षेत्र है। पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में कोई भी एक राज्य नहीं है जहां की या तो अलगाववादी स्थानीय समस्याओं को लेकर संगठन वहां हिंसक आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो वहां जनता की चेतना ने जो है स्थानीय अस्मिता, स्थानीय संस्कृति, उनकी अपनी परंपराएं, उनके अपने संसाधन, ये बड़े मुद्दे रहे हैं और रहने वाले हैं। मिजोरम का समाधान लगभग हो गया, लेकिन अभी भी असम का समाधान है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन सब जगहों पर इस समय स्थानीय अस्मिता हावी है। वहां जब भी चुनाव होगा तो स्थानीय मुद्दे को लेकर के उनके अपने परिप्रेक्ष्य में जो लगेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें सुनी जा सकती है, समाधान हो सकता है, उसी से वो हमेशा मतदान कर रहे हैं। इस बार भी आप देखोगे कि इस बार तो बहुत साफ है कि जो राइट्स हुए हैं वहां बहुत बड़ा, और पिछली बार जिस ढंग से वहां बोडोलैंड में लेकर के अभी तो 3-4 महीने पहले तक हुए हैं, ये इस समय हिंसा वहां बड़ा मुद्दा है जी। और जो नरेंद्र मोदी की ये बात कर रहे हैं, वो एक चीज भूल गए, नरेंद्र मोदी शायद पहला व्यक्ति है जिसने जाके कहा कि लेबर के लिए टी बोर्ड क्यों नहीं हो सकता है। तो जो वहां के चाय के बागान के लोग हैं उनको लग रहा है कि हमारे लिए भी टी बोर्ड बनेगा जी। अभी तक भारत के राष्ट्रीय पार्टियों ने उनके क्षेत्रीय अस्मिता को, उनकी परंपराओं को लेकर के, जो आदिवासियों की अपने जो है संस्कृतियां हैं, उनको लेकर के जो उनकी आकांक्षा थी उनकी पूर्ति के लिए उस ढंग से ठोस पहल नहीं की है जो की जानी चाहिए। इसलिए स्थानीय मुद्दे हावी रहने ही वाले हैं। और ये डिब्रूगढ़ की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। डिब्रूगढ़ संसदीय सीट पर कांग्रेस की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी यहां सिर्फ एक बार 2004 में हारी है। 2004 में एजेपी की सीट पर जीत हुई थी। 2009 में एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस की वापसी हुई है और पार्टी के पवन सिंह घाटोवार सांसद बने, लेकिन इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। असम गण परिषद के अनूप फुकोन, बीजेपी के रामेश्वर तेली, टीएमसी के नवज्योति कलीता मैदान में है। असली मुकाबला पवन सिंह घाटोवार और अनूप फुकोन के बीच माना जा रहा है। डिब्रूगढ़ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन अनुज गुप्ता जी, महत्वपूर्ण सवाल यही है, नरेंद्र मोदी ने पूरा दमखम लगा दिया था और उत्तर पूर्व के राज्यों में तकरीबन उन्होंने आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां की हैं। इस बार क्या माना जा सकता है, खासतौर से अगर असम की हम बात करें तो यहां पर बीजेपी के जो 4 सीटें थी 14 में से, उसमें कुछ इजाफा हो सकता है? देखिए, वो सीटें उसे असम गण परिषद के साथ तालमेल के बाद मिली थी। यदि उतनी ही रिटेन करे तो भी उसकी ताकत बढ़ी हुई मानी जाएगी, और यदि उससे अधिक इजाफा होता है तो ये मानना पड़ेगा कि कांग्रेस का वहां कमजोर पड़ना वो एक नई घटना वहां के लिए होगी, असम के लिए खास करके। और अभी जो हम देख रहे थे कि वोटिंग के लिए बहुत सारे लोग आ गए हैं, आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि 100-125 लोग यहां दिख रहे हैं सुबह सुबह, जबकि किसी भी मतदान केंद्र पर 1000-1200 वोट होते हैं। 10% लोग सुबह पहुंच गए हैं। तो ये असम के लिए अनहोनी नहीं है, क्योंकि असम राष्ट्रीय औसत से
अधिक मतदान करता रहा है। पिछले बार भी 71% मतदान उसने किया, जबकि राष्ट्रीय औसत 58% का था। त्रिपुरा तो इस मामले में और आगे है। जिस सीट पर आज वोटिंग हो रही है उस पर पिछली बार 85% वोट पड़े थे। त्रिपुरा की विधानसभा के पिछले चुनाव में 93% वोट पड़े थे। और जहां वोटिंग प्रतिशत का मामला हो तो एक दिलचस्प आंकड़ा यह हो सकता है कि पिछले लोकसभा चुनाव में देश में सबसे हैवी पोलिंग 90% वोट तामलुक जो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उसके बगल की कॉन्स्टिट्यूएंसी कांती में 89.97% वोट, यानी वहां भी लगभग 90% वोट। और यदि हम पूरे देश के औसत को देखें, क्योंकि देखिए आज इस लोकसभा चुनाव का पहला मतदान हो रहा है, इसलिए उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आजादी के बाद से लेकर आज तक बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी जागरूकता होने के बाद, शिक्षा का इतना अधिक प्रसार होने के बाद, लोकतंत्र के मजबूत होने के बाद भी भारत का वोटिंग प्रतिशत स्थिर है 60% के आसपास। लेकिन अगर विधानसभा चुनावों में दिसंबर नवंबर की हम बात करें, हमने देखा है कि 70% से ज्यादा मतदान हुआ है और माना जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन में भी मतदान का जो प्रतिशत है वो अब तक के तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। जी चित्रा जी, मैं इसी पे आना चाह रहा था। पहले लोकसभा चुनाव में 61% वोट हुए थे जी, और वो एक रिकॉर्ड बना हुआ है, क्योंकि मैंने 1957 में जरूर 62% वोट पड़े, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में 58% वोट पड़े थे। 71 करोड़ वोटरों में से 41 करोड़ 70 लाख वोटरों ने वोट डाले थे। इस बार 10 करोड़ वोट ज्यादा हैं। और जैसा कि आपने कहा, विधानसभा चुनाव की तर्ज पर यदि कम से कम 5% भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ जाता है इस बार, तो 41 करोड़ की जगह 51 करोड़ वोट, यानी 10 करोड़ नए वोट जोड़ने की जरूरत पड़ जाएगी हमें। मानस बनर्जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा एक सवाल भी है। आती हूँ अवधि जी। भारत में मतदान के रिकॉर्ड टूटने की एक प्रवृत्ति बनी है जी। हर राज्य ने अपने पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि 2009 में जो लोकसभा चुनाव का प्रतिशत था, अगर 2011 की प्रवृत्ति को हम देखते हैं तो 2014 में भी मतदान के पिछले सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। ये मेरा अनुमान भी है और राष्ट्र की प्रवृत्तियां भी ये कह रही है। इससे लोकतंत्र और ज्यादा मजबूत ही होगा जब लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और मताधिकार का प्रयोग करेंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन एक और सवाल मेरा इसके साथ में जोड़ लेती हूँ मानस जी। सवाल ये है, हम मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे, 1991 से वो लगातार राज्यसभा के सांसद हैं असम से, लेकिन मनमोहन सिंह की चुप्पी भी असम में बहस का बड़ा मुद्दा रहा है। वो हर मुद्दे पर चुप रहते हैं। तो बोल के क्या करेंगे? नहीं, मनमोहन सिंह सुनिए, मनमोहन सिंह जी असम के लिए सुनिए क्या बोलेंगे? हेमप्रभा शइकिया जो कांग्रेस का नेत्री है, उनका एक कोठी पे उनको 2 कमरा दिया गया। वो अपना रोटी बनाते थे, पहले जो एमपी बना था वो अपना खाना बना लेते थे। अभी तो उसका पूरा उस जगह अपना रेसिडेंस दिखा रहा है। लेकिन खाना नहीं, वो मैंने उनको 2004 में पीएम बनने के पहले कांग्रेस में अपनी मारुति कार 800 चला के आते हुए भी देखा, तो गाड़ी भी चला लेते हैं। अभी क्या है, उनका खाली वो कमरा रखना है इलेक्शन के लिए, चुनाव के जीत के राज्यसभा में आने के लिए। लेकिन ऐसे असम में जाना आना बहुत कम है। असम का प्रॉब्लम के लिए उनको साथ नहीं दिया। कभी कभी जितना भी इवन मंत्री तरुण गोगोई के साथ उनका रिश्ता अच्छा नहीं था, क्योंकि जितना भी बोला हमारे फंड रिलीज करो, करता नहीं था। बोला आप प्रधानमंत्री, आप नहीं रिलीज कर रहा, आप कुछ बोल नहीं रहा, तो ये चल रहा। और मेरा एक पॉइंट जरूरी बोलना है, जो अभी जो है ना, ये जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो सभा करके आया असम से, उनका सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया जहां से तरुण गोगोई हिल गया। क्योंकि बांग्लादेशी बोल के जो बांग्लादेशी एक एग्रीमेंट हुआ था मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी जी का, उसमें एग्रीमेंट में तय हुआ था जो 1971 का 25 मार्च का पहले जो हिंदू आया बांग्लादेश से, दे आर द नेचुरल वोटर्स, दे आर द नेचुरल सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो असम का ये लोग होगा। लेकिन फिर भी आने का बावजूद भी क्या हुआ है, तरुण गोगोई सरकार अभी जो वोट, ये डाउटफुल वोटर्स बोल के एक चैप्टर खुल दिया, जो संदेहजनक वोटर है, इसको वोटाधिकार नहीं है, नहीं दे पाए। इसमें 3.5 लाख हिंदू को लगा दिया, वो वोट नहीं दे पा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला ये हो नहीं सकता है, आपको मैं वोटाधिकार दिला दूंगा, ये पक्का रखिए। इसके लिए क्या हुआ, सारा हिंदू बंगाली जितना है वो भी पोलराइज्ड हो गया। ये बीजेपी का सबसे बड़ा एडवांटेज उस जगह से आ जाएगा, हिंदू वोट पोलराइज्ड हो रहा इन फेवर ऑफ बीजेपी। और हमने देखा न सिर्फ नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए थे और इस मुद्दे को उन्होंने जोर शोर से उठाया है। अब दीपक दीपान जी, इसमें आप क्या जोड़ेंगे? और नरेंद्र मोदी ने और भी बहुत सारे लोकल इश्यूज को बढ़ा चढ़ाकर वहां पर, ताकि वहां के मतदाताओं को रिझा सके, इसकी पूरी कोशिश उनकी ओर से की गई है। देखिए, जहां तक आप असम की आप देखें, असम से पूरे नॉर्थ ईस्ट में प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स है, इसको आप माइनॉरिटीज माइन्यूटली अगर आप देखेंगे, बारीकी से देखेंगे, तो एक समय था
हितेश्वर सैकिया के टाइम से, जब जितने भी ये विदेशी नागरिक जो आए थे बांग्लादेश से, उनको सबको सेटल सरकार ने किया, वहां पे वोट बैंक बनाया, उनको प्रोटेक्शन दिया, जमीन के पट्टे दिए गए, सब कुछ दिए गए। मगर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी कोर्ट जो एस्टेब्लिश किए गए थे, आईएमडीटी एक्ट बना था, उसके दौरान ये था कि जी जो माइग्रेंट, जो इलीगल माइग्रेंट्स है, उनको वापस भेजा जाएगा। वो उसमें वो सक्सेसफुल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एक लकूना था, उसमें एक वो खामी थी कि जो कंप्लेंट करेगा कि ये फॉरेनर है, उसी को उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा कि ये फॉरेनर है। तो जिस दिन ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन जजमेंट दिया, स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया आईएमडीटी एक्ट को, उसी दिन बदरुद्दीन अजमल ने पार्टी फॉर्म करी। जो कांग्रेस के वोट बैंक थे वो एयूडीएफ अब चला गया इनके हाथ से। इसीलिए आज भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस और एयूडीएफ में सांठगांठ है, अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग से इलेक्शन किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि दरअसल बहुत सारे मुस्लिम वोटों को काट सकते हैं कांग्रेस पार्टी के एयूडीएफ। बिल्कुल, चलिए इसी से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वोटिंग सुबह 7 बजे से लगातार जारी है 2 राज्यों की 6 सीटों के लिए। आप कहीं मत जाइएगा।